पीएम मोदी आज खुदरा निवेशकों को 2 नई स्कीमों का देंगे तोहफा। आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट और इंटीग्रेटेड स्कीम को करेंगे लॉन्च। इस स्कीम से ऑनलाइन सरकारी सिक्योरिटी मार्केट में निवेश होगा आसान। सलमान खुर्शीद की किताब पर कांग्रेस के अंदर से ही उठे सवाल। हिंदुत्व की आतंक से तुलना पर बोले गुलाम नबी आजाद, आईसिस से तुलना करना तथ्यात्मक रूप से गलत और अतिशयोक्ति। आज से यूपी चुनाव का बिगुल फूकेंगे गृह मंत्री अमित शाह। 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे वाराणसी। कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। शनिवार को आजमगढ़ होंगे रवाना। गैंगरेप केस में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की सजा का ऐलान आज। कोर्ट ने बुधवार को ठहराया था दोषी। साल 2017 में भेजा गया था जेल। टाइम्स नाउ समिट में एसडीएस बिपिन रावत का बड़ा बयान। कहा, चीन ने भारतीय जमीन पर नहीं किया कोई निर्माण। एलएसी पर हमारे जवानों का जोश है। क्रूज ड्रग्स केस में आज दिल्ली से मुंबई तक हलचल। आर्यन खान का एनसीबी से आमना सामना। दोपहर 3 बजे एनसीबी विजिलेंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। In association with Colors, make life better. नमस्कार, सुबह के 7 बजे आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। आपके साथ में हूं ज्योत्सना बेदी। खबर सबसे पहले मुंबई की आप तक हम पहुंचाएंगे। कुर्ला इलाके में प्लास्टिक के कबाड़ गोदाम में आग लगी है, ये जानकारी मिल रही है। आग भीषण है। आग ने देखते ही देखते आसपास के इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है। तस्वीरें आपके सामने आप देख रहे हैं। धू धू कर आग की लपटें उठती नजर आ रही होंगी आपको। आसपास का पूरा इलाका आग की चपेट में। नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। माया नगरी मुंबई की तस्वीर, और मुंबई से अक्सर इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। बार बार क्यों इस तरह की तस्वीरों को देखना पड़ता है, सवाल यहाँ पर यह बड़ा है। किस वजह से आग लगी है, अभी इस बाबत जानकारी और सामने नहीं आई है कि किसी प्रकार की जनहानि भी हुई है। अभी इस बाबत भी हम अपडेट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन माल का नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। फायर कर्मी मौके पर मौजूद हैं। आग को बुझाना सबसे पहली प्राथमिकता है। आग को बुझाया जा रहा है। और जानकारी ये भी है कि जिस तरह मैं आपको कह रही हूँ कि नुकसान काफी ज्यादा हुआ। दरअसल आग एक छोटी सी जगह पर लगी थी। धीरे धीरे जब तक वहां पर फायर ब्रिगेड पहुंचते, फायर कर्मी पहुंचते, आग ने विकराल रूप ले लिया था। लगातार आग बढ़ती चली गई और अभी लगातार फायर कर्मी आग को बुझाने की मशक्कत कर रहे हैं। मुंबई के कुर्ला से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अब देखिए देश दुनिया की बड़ी खबरें। यूपी का चुनावी बिगुल फूंकने अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंच रहे हैं। अमित शाह करीब 5 बजे वाराणसी पहुंचेंगे। इसके बाद टीएफसी सेंटर में प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। शाह की ये बैठक रात 8 बजे तक चलेगी। बैठकों का दौर 3 सत्रों में होगा। बैठक को अमित शाह के अलावा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सीएम योगी आदित्यनाथ भी संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि अमित शाह सभी 403 विधानसभा प्रभारियों के साथ संगठन के जिला अध्यक्षों और जिला प्रभारियों से चुनावी तैयारियों पर गहन मंथन करेंगे। इसके साथ ही वो कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र देंगे। इस बात की भी संभावना है कि आने वाले चुनाव में टिकटों के बंटवारे को लेकर भी शाह कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। यूपी में होने वाले चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज एक अहम बैठक करने वाली हैं। ये बैठक सोनिया गांधी के सरकारी आवास 10 जनपद पर होगी। आज की इस बैठक में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, छत्तीसगढ़ के सीएम और यूपी चुनाव में वरिष्ठ पर्यवेक्षक भूपेश बघेल, पीएल पुनिया समेत कई नेता शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में उम्मीदवारों के चयन, चुनावी रणनीति समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। कांग्रेस के अलावा बीजेपी ने भी यूपी चुनाव को देखते हुए अपनी कमर कस ली है। एक तरफ कांग्रेस जहां आज यूपी चुनाव पर मंथन करने जा रही है, वहीं बीजेपी 19 से 21 नवंबर यानी 3 दिनों तक यूपी में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव पर बैठक करेगी। बीजेपी संगठन महामंत्रियों की मीटिंग दिल्ली में होगी, जिसमें राष्ट्रीय संगठन मंत्री, सह संगठन मंत्री और सभी प्रदेश संगठन महामंत्री शामिल होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शिरकत करेंगे, जो वहां मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। इसके अलावा इस मीटिंग में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। यूपी के अलावा जिन बाकी 4 राज्यों में चुनाव होने हैं, उसके मद्देनजर भी इस बैठक में रणनीति बनाई जा सकती है। बीजेपी यूपी में एक बार फिर योगी के नेतृत्व में जीत का पताका लहराने की कोशिश में है और इसके लिए वो अपनी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी कर रही है। 2017 में यूपी में बीजेपी प्लस को 325 सीटें हासिल हुई थी, जिसमें सिर्फ बीजेपी ने 311 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की थी और इसी जीत को इस बार भी दोहराने की चुनौती बीजेपी के सामने है, जिस पर 19 से 21 तारीख को होने वाली बैठक में मंथन किया जाएगा।
सलमान खुर्शीद की अयोध्या पर आई नई किताब पर छिड़ा विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस के नेता ही अब खुर्शीद की किताब में हिंदुत्व की थ्योरी पर सवाल उठाने लगे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हम एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में हिंदुत्व से सहमत नहीं हो सकते हैं, लेकिन ISIS और जिहादी इस्लाम के साथ इसकी तुलना करना तथ्यात्मक रूप से गलत और अतिशयोक्ति है। सलमान ने अपनी किताब के चैप्टर द सैफरन स्काई में लिखा है कि मौजूदा दौर में हिंदुत्व का राजनीतिक रूप साधु संतों के सनातन और प्राचीन हिंदू धर्म को किनारे लगा रहा है। यह ISIS और बोको हरम जैसे जिहादी इस्लामिक संगठनों जैसा है। हालांकि सलमान खुर्शीद ने इस विवाद पर सफाई देते हुए किताब के पूरे अंश को पढ़ने की दलील दी। दूसरी तरफ हिंदुत्व पर सवाल उठाने के बाद बीजेपी ने सलमान खुर्शीद को तो आड़े हाथों लिया ही, साथ ही कांग्रेस की सोच पर भी सवाल खड़े कर दिए। पीएम मोदी आज भारतीय रिजर्व बैंक की 2 नई स्कीमों को लॉन्च करेंगे। इन 2 स्कीमों में रिटेल डायरेक्ट स्कीम और इंटरनल ओम्बुड्समैन स्कीम शामिल है। पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुबह 11 बजे RBI की इन दोनों योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इन योजनाओं को उपभोक्ताओं के हितों के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि इनसे निवेशकों और ग्राहकों दोनों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री ऑफिस की ओर से कहा गया है कि RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम का लक्ष्य रिटेल निवेशकों को सरकारी सिक्योरिटीज मार्केट की पहुंच देना है। इससे निवेशक सीधे केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से जारी सिक्योरिटीज में निवेश कर सकते हैं। वहीं रिजर्व बैंक की इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम का मकसद केंद्रीय बैंकों द्वारा रेगुलेटेड इकाइयों के खिलाफ ग्राहकों की शिकायत के समाधान के लिए व्यवस्था को और बेहतर करना है। स्कीम की सेंट्रल थीम वन नेशन वन ओम्बुड्समैन पर आधारित है। इसमें ग्राहकों को शिकायत दर्ज कराने के लिए एक पोर्टल, एक ईमेल एड्रेस और एक पोस्टल एड्रेस होगा। और अब बात आपके राज्य की। समाजवादी पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ कोर्ट आज सजा का ऐलान करेगी। गैंगरेप केस में गायत्री प्रसाद प्रजापति को दोषी करार दिया गया था। बुधवार को कोर्ट ने गायत्री समेत 3 आरोपियों को इस मामले में दोषी करार दिया था। 2017 में इस मामले में केस दर्ज किया गया था। गायत्री प्रसाद प्रजापति समेत 7 लोगों पर चित्रकूट की एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी से गैंगरेप का आरोप लगाया था। रेप पीड़ित ने आरोप लगाया था कि 2014 में गायत्री के आवास पर उसके साथ गैंगरेप हुआ था, जिसके बाद पीड़िता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गायत्री प्रजापति समेत 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए थे। इस दौरान गायत्री समेत सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। गायत्री 15 मार्च 2017 से जेल में बंद है। आर्यन खान ड्रग्स केस में आज मुंबई में काफी हलचल रहने वाली है। सबसे पहले आज आर्यन खान बेल की तय शर्त के मुताबिक NCB दफ्तर में हाजिरी लगाने के लिए पहुंचेंगे। ये दूसरी बार होगा जब वो जमानत पर बाहर आने के बाद NCB के ऑफिस में हाजिरी लगाने पहुंचेंगे। इसके अलावा आज वो NCB की SIT के सामने भी पेश होंगे, जहां उनसे इस केस को लेकर सवाल जवाब किए जाएंगे। NCB की टीम आज आर्यन खान का बयान रिकॉर्ड कर सकती है। वहीं इस मामले की जांच कर रही NCB की विजिलेंस टीम आज दिल्ली लौट आएगी। दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले NCB की विजिलेंस टीम का नेतृत्व कर रहे डिप्टी DG ज्ञानेश्वर सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 3 बजे होगी। दूसरी तरफ एक दिन पहले एक बार फिर क्रूज ड्रग्स केस में गवाह नंबर 1 प्रभाकर सेल से NCB ने पूछताछ की। इस बार पूछताछ का सिलसिला करीब 3.5 घंटे तक चला। इससे पहले सोमवार को भी प्रभाकर से 10 घंटे तक पूछताछ हुई थी। इसके अलावा मंगलवार को भी करीब 11 घंटे तक उससे NCB ने सवाल जवाब किए थे। बिहार के बक्सर में शराबियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने पड़ोसी राज्य यूपी से शराब पीकर लौट रहे करीब 70 लोगों को पकड़ लिया। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग गंगा के उस पार यूपी से शराब पीकर आ रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिए अभियान चलाया और सबको धर दबोचा। इस जांच अभियान से शराबियों में हड़कंप मच गया। कुछ लोगों ने पुलिस के चंगुल से भागने की कोशिश भी की, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम साबित हुई। DSP का यह अभियान रात 9 बजे तक गंगा पुल पर चलाया गया। पुलिस सभी 70 लोगों को पकड़कर थाने ले गई। एक साथ इतनी तादाद में शराबियों के पकड़े जाने से पूरा थाना भर गया। बताया गया कि पकड़े गए लोगों की मेडिकल जांच के लिए थाने में ही डॉक्टर की 5 सदस्यीय टीम पहुंची, जहां सभी का मेडिकल टेस्ट किया गया। भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल में हुए हादसे में एक और बच्चे की मौत हो गई है। बच्चों की मौत का आंकड़ा अब 13 पहुंच गया है। बुधवार को भी हादसे के 36 घंटे बाद 8 बच्चों ने दम तोड़ दिया था। इससे पहले हादसे वाले दिन यानी सोमवार को 4 बच्चों की आग में झुलसकर मौत हो गई थी। वहीं इस मामले को लेकर एक रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसमें आग लगने की वजह को बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक आग अस्पताल के वेंटिलेटर में स्पार्क की वजह से लगी थी। तो ये तमाम वेंटिलेटर्स थे। बताया जा रहा है कि किसी वेंटिलेटर में स्पार्किंग होने की वजह से आग पकड़ी और ये वेंटिलेटर्स यहाँ पर रखे हुए हैं और अब पूरा रेनोवेशन का यहाँ काम चल रहा है। आपको बता दें कि बुधवार को इस मामले में राज्य सरकार ने कार्रवाई करते हुए गांधी मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर जितेंद्र शुक्ला,
हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर लोकेंद्र दवे और कमला नेहरू अस्पताल के निदेशक डॉक्टर के दुबे को उनके पदों से हटा दिया था। दूसरी तरफ इस मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया और राज्य के मुख्य सचिव को मंगलवार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जयपुर के एक अनाथ आश्रम में 8 मासूमों के साथ यौन शोषण करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कोतवाली थाना इलाके में मौजूद इस अनाथ आश्रम में रहने वाले बड़े बच्चों पर ही छोटे बच्चों के यौन शोषण का आरोप लगा है। चाइल्ड लाइन जयपुर की काउंसलर शांति बेलवाल की शिकायत के बाद मौके पर पहुंची बाल आयोग की अध्यक्ष ने इस मामले की पुष्टि की है। मैंने बच्चों की काउंसलिंग करी और 8 छोटे बच्चों ने बताया कि हमारे साथ होम के जो बड़े बच्चे हैं उन्होंने गलत काम किया है। जानकारी के मुताबिक अनाथ आश्रम में बच्चों की संख्या को देखते हुए पर्याप्त स्टाफ भी तैनात नहीं है। आरोप है कि रात के समय लोग बाहर से आते हैं और अनाथ आश्रम में आकर छोटे बच्चों का यौन शोषण करते हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। कुछ बच्चों के साथ में यौन उत्पीड़न, दुराचार, दुर्व्यवहार और मारपीट के आरोप लगाए हैं। अच्छा, घटनाक्रम ये भी सामने आ रहा है कि बाहर से भी लोग आते थे और उनके साथ कुकृत करते थे। ये अनुसंधान का विषय है। बाहर से वहां आना साबित हुआ है 2 आरोपियों का। सलमान खुर्शीद की किताब में आतंक की हिंदुत्व की तुलना जो है वो आतंक से की है। सियासी तूल ये मामला पकड़ता जा रहा है। अब इसके विरोध में कांग्रेस के अंदर से ही आवाज उठने लगी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने सलमान खुर्शीद की किताब पर सवाल उठाए हैं और उनकी थ्योरी को बिल्कुल गलत करार दिया है। सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स किताब का नाम है। हालांकि सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि पहले आप उसको पूरा पढ़िए, ये सलमान खुर्शीद कह रहे हैं। लेकिन अब देखिए अंदर खाने ही सलमान खुर्शीद की इस किताब पर आवाज़ उठने लगी है। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि आतंक से तुलना करना हिंदुत्व से ये बिल्कुल गलत है और ये अतिशयोक्ति है। एक रिपोर्ट आप देखिए। वो पूरी किताब में बताएं ना, वो ये कहें कि पूरी किताब में 300 पेजेस हैं जिसका हम समर्थन करते हैं और 1 पेज है या 1 सफ़ा है जिसका हम समर्थन नहीं करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। कुछ राज्यों में चुनाव आते हैं तो कुछ ऐसे लोग बाहर निकल कर आते हैं जो पिछले 4.5 वर्षों में नजर नहीं आए। वो लोग जो चुनाव के आते ही मंदिर मंदिर घूमते हैं, वो कम से कम ये बता दें कि क्या वो वाकिफ हैं सलमान साहब ने हिंदू और सिखों के बारे में क्या कहा था। कांग्रेस नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की नई किताब सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स क्या खुली। कांग्रेस मुश्किलों के एक नए भंवर में घिर गई। कांग्रेस के अपने कुनबे के नेताओं ने ही खुर्शीद की इस हिंदुत्व थ्योरी पर सवाल खड़े कर दिए और इसे सिरे से खारिज कर दिया। पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा, हम एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में हिंदुत्व से सहमत नहीं हो सकते हैं, लेकिन आईएसआईएस और जिहादी इस्लाम के साथ इसकी तुलना करना तथ्यात्मक रूप से गलत और अतिशयोक्ति है। हिंदुत्व की तुलना आतंक से करने के बाद बीजेपी का तो कांग्रेस के खिलाफ हमलावर होना तय था, लेकिन पार्टी के अंदर से ही इस पर सवाल उठना कांग्रेस के लिए नई मुसीबत खड़ा करने वाला है। चलिए पहले आपको बताते हैं कि सलमान खुर्शीद की किताब में हिंदुत्व को लेकर आखिर क्या लिखा गया है। किताब के चैप्टर द सैफ्रन स्काई में लिखा गया है कि मौजूदा दौर में हिंदुत्व का राजनीतिक रूप साधु संतों के सनातन और प्राचीन हिंदू धर्म को किनारे लगा रहा है। ये आईएसआईएस और बोको हरम जैसे जिहादी इस्लामिक संगठनों जैसा है। हालांकि सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब के अंश पर दलील दी कि सवाल उठाने वाले कुछ लाइनें नहीं, पूरी किताब पढ़ें। अब बीजेपी को सलमान खुर्शीद की ये थ्योरी और दलील कहां हजम होने वाली थी। किताब के सामने आते ही बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। टाइम्स नाउ समिट के मंच पर मोदी कैबिनेट के मंत्रियों से जब खुर्शीद की किताब पर सवाल पूछे गए तो उन्होंने एक तरफ से कांग्रेस की सोच और हिंदुत्व पर उसके कंफ्यूजन को लेकर हमला बोल दिया। सज्जन की किताब की आप बात कर रहे हैं और मैं सार्वजनिक रूप से इस सभागार में उपस्थित हर हिंदुस्तानी से माफी मांगूंगी जो मैं अब कहने वाली हूँ। उस सज्जन ने एक किताब 1.5 दशक पहले लिखी थी जिसमें इस व्यक्ति ने लिखा था कि 84 के जो दंगे हुए उसमें हिंदुओं और सिखों ने अपने पार्टीशन के पापों की सजा भोगी है। आप अगर वो पढ़ती, ये जो लिखा है, आपको आश्चर्य नहीं होता। आश्चर्य इस बात का होना चाहिए कि वो लोग जो चुनाव के आते ही मंदिर मंदिर घूमते हैं, वो कम से कम ये बता दें कि क्या वो वाकिफ हैं सलमान साहब ने हिंदू और सिखों के बारे में क्या कहा था।
क्या हिंदू और सिखों ने पाप किया था जो 84 के दंगे में हमें मौत के घाट उतारा गया? ये वो न्यू फाउंड हिंदूज बता दें, बड़ी कृपा होगी उनकी। देखिए, कुछ राज्यों में चुनाव आते हैं तो कुछ ऐसे लोग बाहर निकल कर आते हैं जो पिछले 4.5 वर्षों में नजर नहीं आए। तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हो जाती है, कोई जिन्ना का नाम जपना शुरू कर देता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाटला हाउस कांड में शहीदों के घरों तक तो गए नहीं, लेकिन अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को लेकर आतंकवादियों के समर्थक और उनके परिवारों में घर गए और बाद में ये कहा कि हमारी नेता तो वहां फूट फूट कर रही थी। आज अगर वो इस तरह की किताबें लिखते हैं तो अपने आप में ही समझ आता है कि चुनाव आते ही उनके मन में क्या चलना शुरू हो जाता है। या किताब बिकने के लिए कोई नई कंट्रोवर्सी खड़ी कर दो या अपनी सोच को दिखाने का काम करते हैं। इस देश की जनता ने आपकी पार्टी को, आपकी सामंतशाही परिवार को, जिसके हिस्से आप भी हो, आपको दशकों तक जिम्मेवारी दिया। प्रजातंत्र की बातों को स्वीकार करो। आपको अगर नहीं दिया तो आपको विपक्ष की सकारात्मक भूमिका, हमें आलोचना करो, हमारी कमियों को उजागर करो, संसदीय प्रणाली में उजागर करो। लेकिन अगर आप कहोगे आईएसएस और बोको हराम इज इक्वल टू हिंदुइज्म, हिंदुत्व, तो मैं इससे बड़ा दिवालियापन, मैं उससे और अच्छा शब्द लगाऊंगा तो शायद उनकी महत्व बढ़ेगी। बैंकरप्ट, दिवालिया, सामंतशाही और अंधे लोगों को कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता है। अब गुलाम नबी आजाद ने खुर्शीद की बुक पर सवाल उठाकर भले ही डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की हो, लेकिन विवाद का ये तूफान अभी थमने वाला नहीं है। बीजेपी जिस तरह से कांग्रेस के खिलाफ हमलावर है, वो इस मुद्दे को आगे तक लेकर जाएगी। ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी ये मुद्दा कांग्रेस के गले की हड्डी जरूर बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। वहीं गैंगरेप केस में दोषी करार दिए गए पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को आज कोर्ट सजा सुनाने वाली है। बुधवार को एमपी एमएलए कोर्ट ने गायत्री प्रजापति समेत 3 लोगों को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने सजा सुनाने के लिए सभी आरोपियों को जेल से तलब किया। पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को सामूहिक दुष्कर्म के इस मामले में मार्च 2017 में गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने गायत्री के अलावा 2 अन्य अभियुक्त आशीष शुक्ला और अशोक तिवारी को भी दोषी करार दिया था। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में आरण खान आज एनसीबी के सामने हाजिरी लगाने पहुंचेंगे। इसके साथ ही वो एनसीबी की एसआईटी के सामने बयान दर्ज कराएंगे। इसके साथ ही आज एनसीबी विजिलेंस के चीफ ज्ञानेश्वर सिंह दोपहर 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। इसके बाद विजिलेंस की टीम मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना होगी। इधर प्रभाकर सेल से गुरुवार को एनसीबी ने करीब 3.5 घंटे पूछताछ की है। वहीं उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर सबकी नजर टिकी है और चुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी भी एक्शन में नजर आ रही है। आज चुनावों पर सोनिया गांधी के आवास पर अहम बैठक होने जा रही है। बैठक में उम्मीदवार चयन, चुनावी रणनीति समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है। बैठक में यूपी महासचिव प्रियंका गांधी, प्रदेश के पार्टी ऑब्जर्वर भूपेश बघेल, पीएल पुनिया, जितेंद्र सिंह शामिल होने वाले हैं। तो हर पार्टी यूपी जीतने के लिए, यूपी का किला फतेह करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। तो चुनावी रणनीति आज 10 जनपद पर बनेगी, जहां पर सोनिया गांधी का आवास है। कई दिग्गज पार्टी के मौजूद रहेंगे। सोनिया गांधी इस बैठक का नेतृत्व करने वाली है। पीएल पुनिया, जितेंद्र सिंह इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल फूंकने जा रहे हैं। अमित शाह आज से प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर होंगे। अमित शाह के दौरे की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से हो रही है। इस दौरे को वो मिशन 2022 को लेकर कार्यकर्ताओं संग मंथन करने वाले हैं। जीत का मंत्र आज कार्यकर्ताओं को अमित शाह देंगे। उत्तर प्रदेश पर विधानसभा चुनाव का रंग चढ़ता जा रहा है। सत्ताधारी बीजेपी ने प्रदेश में अपनी जीत दोहराने के लिए पूरी तरह कमर कस ली है। अब कमान बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में है। यूपी का चुनावी बिगुल फूंकने अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंच रहे हैं। अमित शाह करीब 5 बजे वाराणसी पहुंचेंगे। इसके बाद टीएफसी सेंटर में प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। शाह की ये बैठक रात 8 बजे तक चलेगी। बैठकों का दौर 3 सत्रों में होगा। बैठक को अमित शाह के अलावा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सीएम योगी आदित्यनाथ भी संबोधित करेंगे।
माना जा रहा है कि अमित शाह सभी 403 विधानसभा प्रभारियों के साथ संगठन के जिलाध्यक्षों और जिला प्रभारियों से चुनावी तैयारियों पर गहन मंथन करेंगे। इसके साथ ही वो कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र देंगे। इस बात की भी संभावना है कि आने वाले चुनाव में टिकटों के बंटवारे को लेकर भी शाह कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे। संगठनात्मक हमारे कार्य पूर्व की सरकारों की कानून व्यवस्था की अंधाधुंध स्थिति और घर घर तक पहुंचने की योजना बनाई जाएगी, उसका आयोजन किया जाएगा। बीते दिनों में राष्ट्रीय महासचिव संगठन BL संतोष भी काशी आकर बैठक ले चुके हैं। अब अमित शाह काशी को केंद्र में रख कार्यकर्ताओं को जीत के लिए चार्ज करेंगे। बैठक के लिए TFC हॉल में 850 कुर्सियां लग गई हैं। मंच भी तैयार है, बस गृह मंत्री का इंतजार है। विधानसभा प्रभारी एक बैठक है, उसमें शिरकत करेंगे। हम सब कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देंगे, हम सबको बताएंगे कि आगामी क्या काम हम सब कार्यकर्ताओं को करना है। कितने पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं, कितने और प्रदेश भर के कितने जिलाध्यक्ष हैं, क्या सभी लोग आ रहे हैं यहाँ पर? सभी जिलाध्यक्ष प्रदेश भर के, सभी जिला पदाधिकारी और 403 विधानसभा प्रभारी इसमें भाग लेंगे। विधानसभा चुनाव के दौरान एक बार फिर काशी को पावर सेंटर बनाने की तैयारी है, क्योंकि PM मोदी का संसदीय क्षेत्र होने के साथ साथ बीजेपी के विकास का मॉडल भी यही है। अब अमित शाह के दौरे से बीजेपी फुल एक्शन मोड में है और इस दौरे को बीजेपी की चुनावी पिक्चर के ट्रेलर के तौर पर देखा जा रहा है। आशुतोष, टाइम्स नाउ नव भारत, वाराणसी। और चलिए फटाफट अंदाज में कुछ और बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज RBI की रिटेल डायरेक्ट स्कीम और रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम यानी एकीकृत लोकपाल योजना की शुरुआत करेंगे। रिटेल डायरेक्ट स्कीम से रिटेल निवेशकों के लिए सरकारी सिक्योरिटीज को खरीदना आसान हो जाएगा। एकीकृत लोकपाल योजना का मकसद शिकायतों को दूर करने वाली प्रणाली में और सुधार लाना है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि अगर चीन के साथ गलवान घाटी जैसी घटना दोबारा हुई तो उसे दोबारा से मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश में चीन की ओर से गांव बसाने की खबरों पर बिपिन रावत ने कहा कि यह निर्माण चीन के हिस्से वाले LAC के पास हुआ है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे और राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान सीमा पार से घुसपैठ और BSF का कार्यक्षेत्र बढ़ाने के फैसले समेत सीमावर्ती इलाकों की समस्याओं को लेकर चर्चा होगी। चित्रकूट में महिला से गैंगरेप मामले में गायत्री प्रजापति और अन्य दोषियों को आज सजा सुनाई जाएगी। अखिलेश सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति को MP MLA कोर्ट ने पॉक्सो के तहत दोषी करार दिया था। यूपी में कानपुर के बाद लखनऊ में भी जीका वायरस ने दस्तक दे दी है। राजधानी लखनऊ में जीका वायरस के 2 मामले मिले हैं। दोनों मरीज अलग अलग इलाकों के रहने वाले हैं और दोनों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। यूपी में जीका वायरस संक्रमण के 100 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यूपी के 2 दिवसीय दौरे पर आज वाराणसी पहुंचेंगे। इस दौरान अमित शाह यूपी विधानसभा चुनावों की तैयारी को लेकर अहम बैठक करेंगे। बैठक में प्रदेश की सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारियों को बुलाया गया है। कांग्रेस खेमे में भी यूपी चुनाव को लेकर आज बड़ी बैठक होनी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी दिल्ली में रणनीतिक बैठक करेंगी। इसमें पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी, प्रदेश प्रभारी और छत्तीसगढ़ CM भूपेश बघेल समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने सलमान खुर्शीद की नई किताब में हिंदुत्व से जुड़ी टिप्पणी पर कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व की तुलना ISIS से करना गलत और अतिशयोक्ति है। वहीं बीजेपी ने इसे कांग्रेस की हिंदू विरोधी सोच और चुनाव से पहले तुष्टीकरण की राजनीति की कोशिश बताया है। हैदराबाद से सांसद और AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने देश के बंटवारे के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। कल मुरादाबाद में एक जनसभा के दौरान ओवैसी ने कहा कि हिंदुस्तान का बंटवारा जिन्ना के कारण हुआ था और विभाजन के लिए कांग्रेस और उस समय के नेता जिम्मेदार हैं। दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी 28 नवंबर को लखनऊ में रोजगार गारंटी रैली आयोजित करेगी। पार्टी संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस रैली में शिरकत करेंगे। पार्टी के राज्यसभा सदस्य और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने कल इस बारे में जानकारी दी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौट रहे हैं जल्द। आप रहिए हमारे साथ।